अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद। क्या जनूबी एशिया में और एशिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ का कॉज़ है वो हार्ट अटैक है? वेल इफ़ यू से कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर हम डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखें 2023 की, उसमें ये बताया गया कि 18 मिलियन जो कॉज ऑफ डेथ है वो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। एंड ऑल्सो वी सेइंग दिस इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि नंबर 1 कॉज इज कार्डियोवास्कुलर एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन से अदर कॉजेस है। नॉर्मली जनूबी एशिया और पाकिस्तान में हार्ट अटैक का रेशियो ज़्यादा क्यों? जनूबी एशिया और पाकिस्तान में हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा है। इसके ये कि एक तो जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज्ड, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है लाइफ स्टाइल। जितनी भी स्टडीज़ अगर आप देखें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, उन लोगों पे जो जनूबी एशिया के लोग हैं और जो बहुत अरसे से यूएसए यूके में मूव्ड हो गए हैं, ऑल्दो दे हैव गुड लाइफ स्टाइल बट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दे आर एट हाई रिस्क। उस डेटा के अंदर भी अगर आप उसमें सब स्टडीज़ में देखें तो जितने उनके पास एशियन सब ग्रुप आता है उसमें हाई मोर्टेलिटी है, यानी कि उनकी देह की वजह से मौत होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत दूसरी कॉजेस। ओह, ठीक है, तो एक तो चीज़ होगी कि हम चेंज नहीं कर सकते नहीं कर सकते। जेनेटिक, ठीक है। तो जो चेंज कर सकते हैं हम वो भी नहीं करते। तो एक्सरसाइज, डाइट, हमारी ओवरऑल जनूबी एशिया और पाकिस्तान की जिस किस्म की डाइट है, हमेशा से कल्चरली ऑयली खाने, मुर्गन खाने, पाए डेस्क, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हम और अपने आप को खतरनाक इसके तक ले जाते हैं। और पॉसिबली जो 2030 का डब्ल्यूएचओ की प्रेडिक्शन वाला डेटा है उसमें इनका ये है कि साउथ ईस्ट एशिया विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें नॉन कम्युनिकेबल में सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर इसको चीफी, और फिर इसमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें में हम बिल्कुल नंबर पूरा पूरा एरिया जो है कि साउथ ईस्ट एशिया बिल्कुल नंबर 1 का ही है। नंबर 1। ये तो नंबर 1 इक्वल हो गया। क्या दिल का जो हार्ट अटैक है इट कैन बी विदाउट एनी सिम्पटम्स एज़ वेल? अच्छा, विदाउट एनी सिम्पटम, जी। मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो जी हो सकता है। वो हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स एक किस्म के अलग सिम्पटम्स होते हैं। जो नॉर्मल दिल के सिम्पटम्स होते हैं ना, जैसे सीने में दर्द होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये नॉर्मल सिम्पटम्स हैं जो दिल के अमराज बताती हैं। कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं उसमें ये टिपिकल सिम्पटम्स नहीं होते। देखिए, खास करके आपने सुना होगा डायबिटीज़ में साइलेंट अटैक, साइलेंट एमआई, और कुछ जिनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होते हैं, ऐसे मरीज होते हैं उनमें सिम्पटम प्रोड्यूस नहीं होते हैं, पर वो नॉर्मल दिल के अटैक वाले सिम्पटम जैसे क्लासिकल होते हैं वो नहीं होते, पर क्लासिकल या एटिपिकल सिम्पटम्स। औरतों और मर्दों में क्या हार्ट अटैक के सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं? जी, अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली औरतों और मर्दों में बिल्कुल सिम्पटम्स अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंट करती हैं अपने। एक तो पहली बात कि वो पहले अपने सिम्पटम्स को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसको तो ना बिल्कुल नहीं, फीमेल्स आती हैं, मेल्स फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कम टू मेडिकल अटेंशन। फीमेल्स जो है वो नहीं आती मेडिकल अटेंशन में, बेसिकली डिपेंडेंट होती हैं, अपने सिम्पटम्स को इग्नोर कर रही होती है। और दूसरे जो उनके सिम्पटम्स आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर थकन के आएँगे आपको। जैसे जो वही बात के डायरेक्ट सिम्पटम जो हमें पता है ना, चेस्ट पेन के सिम्पटम्स होते हैं, वैसे नहीं आएँगे। फटीग आएगा उनको, नौज़िया फीलिंग आ रही होगी। इस किस्म के एटिपिकल सिम्पटम्स आते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स लेट प्रेज़ेंट करती हैं और वर्स प्रेज़ेंट करती हैं। इज़ कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज़ बैड? नो। सो अगर हम कोलेस्ट्रॉल में देखें जिसको हम एचडीएल कहते हैं, दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि थोड़ी अपर लिमिट में रखनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो एलडीएल का लेवल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल, ओके। बट इट हैपन्स लाइक कि इफ यू डिक्रीज योर बैड कोलेस्ट्रॉल देन योर गुड कोलेस्ट्रॉल वाले। तो हम गुड कोलेस्ट्रॉल उस वक्त तक इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक हम बैड कोलेस्ट्रॉल कम डिक्रीज नहीं कर, ठीक है ना। जब तक वो कम नहीं करेंगे तो एचडीएल बढ़ने का है। ऐसा नहीं हो सकता कि एलडीएल नॉर्मल हो आपका और एचडीएल ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाए, दैट इज नॉट। जहाँ पर अल्बर्ट लाइक यस, सो यू हैव टू डिक्रीज योर एलडीएल, नंबर आपका एचडीएल पर आए हैं, दैट इज अ गुड कॉज। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकती है या हार्ट डिजीजेस को रिवर्स कर सकती है? हार्ट डिजीज़ को रिवर्स करना कंप्लीटली मेरे हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है। अनटिल हाँ, पार्शियली रिवर्स और बहुत हद तक कम करना बिल्कुल सही। लाइफ़स्टाइल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम कॉमन कहते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करें, हमें सुना होगा, हम कहते हैं आप ब्रिस्क वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये मुर्गम ग़िज़ा इन डॉक्टर साहब आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं। ये हम लोग खा सकते पाए शाही खाती, तो ये अगर चेंज करने नहीं आ रही तो अगर ये चेंज कर लें, स्मोकिंग, स्ट्रेट, अगर ये चीज़ें लाइफस्टाइल से ख़त्म कर दें
डिक्रीज होता ही हो जाएगा बॉस की कंप्लीट। मैंने आपको जो बताया मैडम ने हमारे की जेनेटिक्स ये एक ऐसा फैक्टर है जो आप शायद लाइफ स्टाइल से चेंज नहीं कर पाते। तो ये रिस्क रहता है। जो वजूहत डिफरेंट है दूसरी जो आम स्मोकिंग की वजह से है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो वजूहत कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्या स्टंट डलवाने से या बाईपास सर्जरी कराने से हार्ट अटैक का जो वापस आने का होता है कि वो कम्प्लीटली परमानेंटली उसका सोल्यूशन नहीं आएगी? सही बात, आपने ट्रिकी क्वेश्चन एक इंटरवेंशनिस्ट से कर लिया। देखिए, स्टेंट डलवाना और बाईपास करवाना इसमें बेसिकली वो एक क्योर होता है आपकी डिजीज़ का। जैसे कि आपका जो उस वक्त जो आपको रुकावट थी दिल की, उसको आपने स्टेंट लगा के खोल दिया। मगर इसका मतलब, और जो बाईपास का भी यही होता है कि उस वक्त जो आपको रुकावट थी उसको आपने सर्जरी से खोल दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप अपनी मेडिसिन खाना, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को छोड़ देंगे तो ये कभी दोबारा नहीं होगा। ये दोबारा हो सकता है, उसी स्टेंट पे दोबारा से रुकावट आ सकती है, नई रुकावटें पैदा हो सकती हैं, वो जो आपको ग्राफ लगे होंगे उनमें रुकावटें आ सकती हैं और मज़ीद रुकावटें बढ़ सकती हैं। तो ये कहना बिल्कुल कि आपने एक दफ़ा बाईपास और स्टेंट करवा लिया तो आप हमेशा के लिए क्योर है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। सर, क्या स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ हार्ट अटैक? Yes, it is. It is one of the biggest cause, I would say. I will not say कि जी सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है ना? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकर ही हो, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है? स्मोकिंग हो गई, डाइट हो गई, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, ये सारी चीज़ें मिलके ही जो है वो होती हैं आपके साथ। आपका लाइफ स्टाइल जैसे जैसे ख़राब होता चला जाएगा वैसे वैसे रिस्क आपका जो है बढ़ता चला जाएगा सर, ठीक है? तो येस, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, बट आई वुड नॉट से कि जी सिर्फ इसकी ही वजह से हार्ट अटैक होगा। सर, तो वो फिर वो जो नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं कि कोई सिगरेट पी के मरा है, मैं सिगरेट पिया बगैर पिए पर को ठीक है, वो उसमें फिर वही बात आ जाती है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वट एवर यू आर वर्किंग इट्स अ क्वालिटी ऑफ, ठीक है ना? तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम करें। मुझे आपने पहले सवाल पूछा ना कि बाईपास और स्टेंट जो है क्योर है, तो क्योर तो मतलब आपने उसके बाद भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम कर है ना। अगर आपने मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सही नहीं हो, ठीक है ना? तो मोर इम्पॉर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसपे आप अपने जो जिंदगी के साल हैं वो अच्छे की तरह गुजार सकते हैं, ठीक है? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर, जो ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं हमारे पास, जैसे ई सिगरेट है, शीशा है, क्या वो सिगरेट से कम नुकसानदेह ऑल्टरनेटिव अच्छा है? वो सेफर ऑल्टरनेटिव? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कोई अंडररेट नहीं है। और इन ई सिगरेट और जैसे शीशा हो गया, ये रिस्क बढ़ाते हैं। नॉर्मल सिगरेट से तो शायद फिर भी कम है, उससे आपका लंग कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं। सर, कार्डियोवेस्ट जी नॉर्मल सिगरेट से जो कार्डियोवेस्कुलर दिल की बीमारियाँ हमारा हैं वो ई सिगरेट से ज़्यादा होते हैं। तो ये आजकल जो खाम ख्याल है ना सरकार, जब हम ई सिगरेट पियेंगे पेशेंट बन गया है शीशा या पार्लर्स, तो ये आपको बता दूं कि जितनी भी स्टडी हुई है इस पे कि उसमें दिल के अमराज ज़्यादा बढ़े हैं। ओह, तो उसको बेहतर है कि अपार्ट फ्रॉम का आप ये समझिए कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, ई सिगरेट बेहतर ऑप्शन के लिए ले रहा। तो शिट है बिल्कुल है। क्योंकि देखिए आई थिंक टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल, दैट्स इट। चाहे वो ई सिगरेट हो, चाहे वो स्मोक, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो हुक्का हो, कुछ भी, चाहे वो बीड़ी हो, तंबाकू, चाहे वो हमारे यहाँ बक्का हो, ठीक? टोबैको in any of the samples, absolutely. Tobacco in any form is harmful. क्या स्ट्रेस अलोन बिगर हार्ट है? वेल, डेफिनेटली, बिल्कुल। स्ट्रेस इज नंबर 1 कॉज फॉर एनी डिजीजेस, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में तो अब ये नंबर 1 कॉज आ चुके हैं कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर इन्फ्लेमेशंस बढ़ाते हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ाएगा आपकी। इट इज नंबर 1 बस। ओके, क्या लैक ऑफ स्लीप जो है आपका, जितना कम हम सो रहे हैं उससे हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें आपकी जो स्लीप पैटर्न दैट मेंटेन्स योर हार्मोनल लेवल्स, ठीक है? आपकी डायरनल वेरिएशन होती है। डायरनल का मतलब है हम सुबह उठते हैं उस वक्त हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं और जो हमारा मूड, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को सही रखते हैं, ठीक है? जब रात को टाइम पे सोते हैं तो वो एक डिफरेंट पैटर्न पे होता है। जिन लोगों के, स्पेशली अगर आप ये भी देखेंगे, जो लोग सिर्फ रात को काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते, ठीक है ना, दिन में सोते हैं, ठीक है, वो स्लीप उनकी वही हो रही है 8 घंटे की, बट इट्स अ रिवर्स पैटर्न, सही है? दैट ऑल्सो इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है? कि अगर आप ये समझे कि मैं 8 घंटे तो दिन में सो रहा हूँ, किसी टाइम भी सो रहा हूँ, 8 घंटे नींद लेनी है, वो किसी टाइम भी ले लूँ, नो, क्योंकि आपकी बॉडी का जो साइकिल होता है वो पूरा उल्टा पलटा हो जाता है,
ठीक है? जो आपकी सनसेट और सनराइज़ के साथ आपके हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं, वो सारी आपकी मेटाबॉलिज़्म वो सब चीज़ें ख़राब होती हैं और वो फिर आपका स्ट्रेस लेवल और जब ये हार्मोनल लेवल्स वही बात हुई ना कि देखो ये वो सारी चीज़ें जो आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर स्लीप पैटर्न सही रहेगा 8 आवर्स की स्लीप हो, नाइट की 8 आवर्स की स्लीप हो, मिनिमम 5 आवर्स कहते हैं, मैक्सिमम 8 आवर्स की स्लीप, that actually improves your hormonal balance. And if it improves your hormonal balance, it's going to improve your heart cardiovascular. That's very right. सर जो एनर्जी ब्रेक्स होती हैं या एक्सेसिव कैफीन होता है वो आपके हार्ट डिजीजेस को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है या उससे ज़्यादा भी होती है? ये जो एनर्जी एडवर्टाइजमेंट्स आप देख रहे हो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इसके और ये आप माउंटेन ड्यू पियेंगे तो आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चढ़ जाते पता ही नहीं चलता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लेवल तक है। आप इन ट्रू सेंस देखा जाए तो इनमें जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ओके शुगर कंटेंट है, कैफीन है, कुछ आइटम्स में निकोटिन्स वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कि ये एक हार्मोनल हमारा जो बैलेंस आउट होता है बॉडी का वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारा एक सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी का, वो सारा डिपेंडेंट इन चीज़ों पे है। अगर आप उसको स्ट्रेसफुल करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाएगा और उसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, फिर हमारी जो शरीरों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन जो कह रहे हो ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है और शरीरों में तनिया आना शुरू होती है, ये सारे उसके फैक्टर्स ही चल रहे हो। ठीक है तो देयर नो सेफ जोन फॉर एनीवन कि आप ड्रिंक पियेंगे तो सेफ रहेंगे और एनर्जी आएगी। टोटली फास्ट। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज परमानेंट? अगर मैं बोलूँ कि ये अगर आपका इनिशियल फेजेस में है तो ये लाइफस्टाइल के साथ विद एक्सरसाइज और अपना लो सॉल्ट इंटेक के साथ रिवर्स हो सकता है, मगर वंस अगर आपका एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ गया और वो आपका रीडिंग्स हम लोग देख रहे होते हैं, अगर 3 दफ़ा और ऑफिस में आपकी और क्लिनिक में आपकी 3 दफ़ा रीडिंग्स आ रही है ज़्यादा, तो दैट मीन्स कि फिर वो परमानेंट लेवल पे जा रहा है एंड देन वो मुश्किल है कि वो वापस आए। फिर उसके लिए मेडिकेशंस लेना लाजमी बनती है। मेडिकेशंस के साथ साथ फिर वही बात आएगी कि यू कैन नॉट फॉरगेट कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, वॉक करनी है और डाइटरी चेंजेस करनी होती है। क्या मोटापा दिल की बीमारियों के लिए अहम वजह बनता है? सबसे बड़ी वजह है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है ना? आजकल वर्ड दुनिया जो है वो हम कहते हैं मोटापा का वर्ड नहीं हम यूज़ करते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फिर अब वो कार्डियो मेटाबॉलिक से चेंज होके कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता चल जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है आपकी बॉडी के अंदर से इम्पॉर्टेंट इंसुलिन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस होना शुरू, ठीक है ना? तो एक तो डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा, सही प्री डायबिटीज़ में होते हैं, डायबिटीज़ में आ जाएंगे, फिर डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छी नहीं होती क्योंकि जितनी आप इंसुलिन और मेडिकेशन बढ़ाते जाएंगे जितना वेट इंक्रीज होता जाता है पैंक्रियाज आपका जो लबलबा जो बनाता है वो कम काम करना शुरू, सही है। ठीक है? तो अल्टीमेटली यू विद ओबेसिटी यू एंड अप विद कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है? क्योंकि पहले प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आएंगे, जब आप डायबिटीज़ होगी तो इसका मतलब इट्स इक्विवेलेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज अनटिल प्रूवन अदरवाइज। यानी किसी को अगर शुगर है जब तक के लिए हम जिसको चेक ना कर लें कि जिसको कोई दिल की तकलीफ नहीं है तो वी ऑलवेज थिंक कि इसको दिल की तकलीफ होगी क्योंकि डायबिटिक है, क्योंकि शुगर जो है वो सारी शरीरों को आपकी मुतासिर करता है तो वो दिल की शरीरों को भी मुतासिर करता है, ठीक है? एंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं मोटापे में सिर्फ एक चीज़ स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आजकल के उसके अंदर कल्चर में चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? दैट इज समथिंग कि जो वक्त के साथ साथ अब यहाँ से बिल्कुल एक एपिडेमिक हो जाएगा आपकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कंट्रोल से बाहर। कि अभी स्टिल अगर हम इस जो जनरेशन अब हमारे पास उसमें देखें तो वो फास्ट फूड पे चल मेजॉरिटी ऑफ द ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली प्रूविंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। और हम समझते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा सेहतमंद है, मोटा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, सही है। लेकिन यही बात है कि ये चीज़ को अगर हमने आज यहाँ कंट्रोल नहीं करा तो आज से 10-15 साल बाद हम और हाईएस्ट नंबर पे चले जाएंगे अपनी डायबिटीज़ में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल और ये ओबेसिटी चाइल्डहुड ओबेसिटी इज गोइंग टू बी एपिडेमिक अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं हुआ और ईटिंग हैबिट्स सही। डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस डज दे गो हैंड टू हैंड? देखें शुगर आता क्यों है कि दो कॉमन जो वजूहत कहते हैं, एक या तो जिस्म में हमारे इंसुलिन बन नहीं रही या इंसुलिन का इफेक्ट नहीं हो रहा, बॉडी में तो है पर उसका इफेक्ट नहीं। अब इंसुलिन पहला ऐसे नहीं बन पा रही, वो तो जेनेटिकली है, वो तो आप शायद कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका मॉडिफाई नहीं। और जब इंसुलिन है भी सही
वो भी हमारी बॉडी में काम नहीं कर रही, वो हमारी वजह में जो मैडम ने आपको नहीं बताया कि मोटापा उसका मेन रेजिस्टेंस फैक्टर यही है कि आप अगर मोटापा जब आपका बढ़ता जाएगा तो लबलबा आपका पूरा काम करता भी होगा, पर वो जो इंसुलिन की वजह से बॉडी में टिश्यूज है जहाँ पे वो काम करेगी वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर मोटापा छाया होता है सेल्स के ऊपर, तो वो काम नहीं करेगी, जिस वजह से आपका इंसुलिन बढ़ेगा। मतलब इंसुलिन को बढ़ेगा और ऊपर से शुगर आएगी तो दिल के अमराज बनना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से दे बोथ गो हैंड टू हैंड। अगर कंट्रोल आप शुगर करेंगे तो आपका उससे दिल की अमराज भी कम। कैन हार्ट अटैक अकर इन वेरी फिट पर्सन? अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि फिट से मतलब आपका है कि कोई एथलेटिक है, एक्सरसाइज करता है, आप ये बोलना चाहें कि उनको हार्ट अटैक हो सकते हैं, तो यस बिल्कुल उनको हार्ट अटैक हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? बिल्कुल, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए अपेरेंटली तो आपको देखने में लग रहा होगा कि वो बिल्कुल फिट है, मतलब यू डू नॉट नो इनसाइड कि उनके अंदर मतलब उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स क्या थी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मेल्स आर मोस्टली ज़्यादा प्रीडोमिनेंट उनको होते हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनको ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आप कह सकते हैं यू डो नॉट नो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है, ठीक है ना। एंड देन वही बात है कि मोस्टली जो एथलेटिक्स होते हैं दे ऑल्सो टेक सम एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, तो दीज ऑल थिंग्स यू नो ये सब में मिला के होते हैं। तो आप ये बोल रहा कि एक फिट है, एक्सरसाइज कर रहा है, एथलेटिक है, तो उनको हार्ट अटैक नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है, उनको भी हो सकती हैं। एंड देन दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इनफैक्ट हम जो आजकल देख रहे हैं रिसेंटली फॉर द पास्ट 5-10 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि जो यंग कि लेस देन 30 ईयर्स इवन 30, उन लोगों के अंदर जो है हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पहले के मुकाबले में। The same reasons, stress, genetics, lack of exercise and smoking, exactly. रात को देर से खाना, सो जाना, और एक्सरसाइज नहीं करना, सुबह काम पे चले जाना, स्ट्रेस लेना, ये सब फैक्टर्स हैं। और यंग्स में ज़्यादा एग्रेसिव डिसीज़ आती है एज़ कम्पेयर टू देयर हेल्थ, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वाज टुडेज एपिसोड। आपके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।